अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट के अंदर पावर की। उसकी रीज़न ये है कि हमारे पास सिंपल जो पावर का रिलेशन है, जैसे आमतौर पर हम लिखते हैं P इज इक्वल टू वी आई। तो देखना यहाँ पर ये है कि क्या ये जो रिलेशन है पावर का, ये एसी सर्किट्स के अंदर भी एप्लीकेबल होगा या नहीं। तो टॉपिक की तरफ जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें। डियर स्टूडेंट, पावर इन एसी, हमारे पास जो पावर का एक्सप्रेशन है, तो पावर का एक्सप्रेशन हम लिखते हैं P इज इक्वल टू वी आई। ये आपके पास रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज, ये आपके पास रूट मीन स्क्वायर करंट। अब ये रिलेशन कब एप्लीकेबल होगा? ये P इज इक्वल टू वी आई हम उसी वक्त लिखेंगे ओनली व्हेन वोल्टेज एंड करंट आर इन फेज टू ईच अदर। इन फेज टू ईच अदर। तो जब वोल्टेज और करंट दोनों एक दूसरे के साथ इन फेज होंगे तो ये हम रिलेशन यूज करेंगे। मतलब ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टर के केस में ये पावर का रिलेशन हम यूज कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट, हमने ये देखा कि ना तो कैपेसिटर के अंदर वोल्टेज और करंट इन फेज है, ना ही इंडक्टर के अंदर वोल्टेज और करंट आपस में इन फेज है। हमने देखा था इन केस ऑफ इंडक्टर, अगर हम इंडक्टर की बात कर लेते हैं तो इंडक्टर के अंदर वोल्टेज जो है वो इस रूट मीन स्क्वायर करंट को लीड करता है। क्या करता है? वोल्टेज लीड करता है। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं कैपेसिटर की, तो कैपेसिटर के अंदर क्या था कि कैपेसिटर के अंदर करंट लीड करता था वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर के हिसाब से, ये वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर के लिहाज से। तो अब वोल्टेज और करंट ये एक दूसरे के लिहाज से इन फेज नहीं है। अगर नहीं है तो हमने ये डिटरमाइन किया था कि ये हमारे पास आता है रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज, या कैपेसिटर के केस में हमने कहा था ये हमारे पास आता है रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज। अब हमने यहां पर जो पावर का रिलेशन लिखना है वो कैसे लिखना है? देखें, हम इस, क्योंकि हमने क्या किया है, वोल्टेज और करंट को वेक्ट्रिकली ट्रीट किया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वेक्टर को हम रिजॉल्व करेंगे दो कंपोनेंट्स के अंदर। आपके पास ये आएगा इसका वो कंपोनेंट जो करंट के साथ इन फेज है, इसी तरह से वोल्टेज का ये आएगा वो कंपोनेंट जो करंट के साथ इन फेज है, जो करंट के साथ क्या है, इन फेज है। तो इसका मतलब यहां पर इन दोनों केसेस में, मतलब इन केस ऑफ रेजिस्टर एंड इन केस ऑफ इंडक्टर एंड कैपेसिटर, इन केस ऑफ इंडक्टर एंड कैपेसिटर, इंडक्टर और कैपेसिटर के अंदर हमने जो पावर का रिलेशन लिखना है, हमने लिखना है P इज इक्वल टू कंपोनेंट ऑफ वोल्टेज in the direction of current, component of voltage in the direction of current। तो हम लिखेंगे V cos of theta into I। दोनों केसेस के अंदर, चाहे आपके पास कैपेसिटर है चाहे आपके पास इंडक्टर है, तो इस हिसाब से आपके पास P इज इक्वल टू, इसको आप लिख सकते हैं रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज रूट मीन स्क्वायर करंट इंटू कॉस ऑफ थीटा। तो ये आपके पास पावर का रिलेशन होगा इन केस ऑफ इंडक्टर, इन केस ऑफ कैपेसिटर। अब इस रिलेशन से हमें यह भी पता चलता है कि आया कि हमारे पास इन दोनों कंपोनेंट्स के अंदर, मतलब कैपेसिटर में और इंडक्टर में, क्या पावर डेसिपेशन है या नहीं है। जैसे अगर हम कैपेसिटर की बात करते हैं तो हमने कहा है कि कैपेसिटर के अंदर जो करंट है ये लीड करता है, करंट लीड्स द वोल्टेज, करंट लीड करता है वोल्टेज से बाय एंगल। किस एंगल से लीड करता है? 90 के एंगल से लीड करता है। अगर हम पावर की बात करना चाहते हैं तो पावर का रिलेशन P इज इक्वल टू रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज रूट मीन स्क्वायर करंट इंटू कॉस ऑफ थीटा। अब एंगल थीटा जो है आपके पास वो कितना है? 90 है। तो P इज इक्वल टू
रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज रूट मीन स्क्वायर करंट इंटू कॉस ऑफ 90। जबकि ये जो आपके पास cos 90 है ये किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो इस हिसाब से हमारे पास रूट मीन स्क्वायर करंट और वोल्टेज और cos 90 0 और पावर जो होगा ये हमारे पास क्या होगा, 0 हो जाए। यही वजह है कि हम कहते हैं कि इन केस ऑफ कैपेसिटर के केस में पावर डेसिपेशन हमारे पास क्या है, 0 है, क्योंकि करंट और वोल्टेज आपस में इन फेज नहीं है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट बात जो कि हमने कैपेसिटर के अंदर डिस्कस की थी वो ये थी कि क्योंकि कैपेसिटर एक एनर्जी स्टोरिंग डिवाइसेस है, चार्ज स्टोरिंग डिवाइसेस है, ये जितनी पावर एक इंटरवल में लेता है उतनी ही पावर अगले ही इंटरवल में वापस कर देता है। चार्जिंग प्रोसेस में ये जितनी पावर गेन करता है, डिस्चार्जिंग प्रोसेस में उतनी ही पावर रिटर्न कर देता है। यही वजह है कि हमारे पास प्योर कैपेसिटर के अंदर पावर डेसिपेशन 0 होती है। इसी तरह से अगर हम इंडक्टर की बात करते हैं, इसी तरह से अब हम कैपेसिटर के बाद इंडक्टर की बात करते हैं, तो इन केस ऑफ इंडक्टर अगर हम इंडक्टर की बात करते हैं तो इंडक्टर में क्या है, इंडक्टर में वोल्टेज लीड करता है, वोल्टेज लीड बाय करंट, वोल्टेज लीड द करंट, वोल्टेज क्या करता है, करंट से लीड करता है बाय एंगल, किस एंगल से लीड करता है, बाय एंगल ऑफ 90। तो इंडक्टर के अंदर वोल्टेज लीड करता है करंट से, किस एंगल से, 90 के एंगल से। इस हिसाब से अगर हम इंडक्टर के अंदर पावर फाइंड करें तो रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज रूट मीन स्क्वायर करंट कॉस ऑफ थीटा, थीटा हमारे पास यहां पर भी 90 है, तो पावर जो होगा आपके पास रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज एंड करंट इनटू कॉस ऑफ 90, और कॉस ऑफ 90 जो है ये 0 के बराबर। और आप यहां पर लिख सकते हैं रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज एंड करंट और cos 90 जो है ये 0 के बराबर, जिसकी वजह से ये सारी पावर हमारे पास 0 के बराबर। अब पावर का इंडक्टर में 0 होना ये भी इस बात का सबूत है कि प्योर इंडक्टर के अंदर पावर डेसिपेशन हमारे पास 0 है। मतलब जब इंडक्टर के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो रहा होता है उस वक्त इंडक्टर पावर गेन करता है, और जब वही इंड्यूस ईएमएफ सर्किट को वो प्रोवाइड करता है तो उस वक्त वो पावर डिलीवर कर रहा होता है। तो एक क्वार्टर साइकिल के अंदर इंडक्टर पावर गेन करता है, अगले ही क्वार्टर साइकिल के अंदर उतनी ही पावर डिलीवर कर देता है। इसीलिए हम कहते हैं इन केस ऑफ प्योर इंडक्टर पावर डेसिपेशन इज इक्वल टू 0। तो पावर डेसिपेशन हमारे पास 0 होती है। अब बच्चों किसी भी कंपोनेंट के अंदर रेजिस्टर है, कैपेसिटर है या फिर इंडक्टर है, तो उसमें हमारे पास जो पावर का रिलेशन P इज इक्वल टू रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज रूट मीन स्क्वायर करंट इनटू कॉस ऑफ थीटा। अब रेजिस्टर की अगर हम बात करते हैं तो ये रेजिस्टर हमारे पास रह गया था, तो रेजिस्टर की बात करते हैं तो रेजिस्टर के अंदर वोल्टेज एंड करंट आर इन फेज, वोल्टेज और करंट हमारे पास क्या है, इन फेज है। इन फेज का मतलब ये है कि इनके दरमियान एंगल 0 है। तो उस केस में अगर हम पावर फाइंड करें तो रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज रूट मीन स्क्वायर करंट कॉस ऑफ 0, और ये जो कॉस 0 है ये किसके बराबर होगा, ये 1 के बराबर होगा। तो इसलिए पावर आपके पास आ जाएगी रूट मीन स्क्वायर करंट एंड वोल्टेज। इसी यही वजह है कि हम कहते हैं ये P इज इक्वल टू VI वाला जो रिलेशन है ये सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टर के अंदर एप्लीकेबल है, जबकि अगर हम कैपेसिटर और इंडक्टर की बात करते हैं तो उसके अंदर जो रिलेशन यूज होगा वो क्या होगा, P इज इक्वल टू रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज रूट मीन स्क्वायर करंट इनटू कॉस ऑफ थीटा। तो ये रिलेशन हम यूज करेंगे। रेजिस्टर में अगर आप ये रिलेशन यूज करते हैं इसका मतलब यही है कि आपके पास यहाँ cos थीटा की वैल्यू 1 है। तो बच्चों cos थीटा जो है ये हमारे पास क्या है, ये वो फैक्टर है जो डिसाइड करेगा कि यहाँ पर पावर डेसिपेशन है या नहीं है। तो cos थीटा हमारे पास क्या होता है, ये होता है हमारे पास पावर फैक्टर। cos थीटा हमारे पास क्या है, पावर फैक्टर। cos थीटा को पावर फैक्टर कहते हैं। मतलब
अगर आपके पास वोल्टेज और करंट इन फेज हैं, इन फेज, अगर वोल्टेज और करंट आपके पास इन फेज है, थीटा आपके पास 0 है, तो ये जो आपके पास cos 0 1 के बराबर होगा, मतलब कि पावर फैक्टर किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। इसी तरह से वोल्टेज एंड करंट आर नॉट इन फेज, मतलब वोल्टेज लीड करता है या लैग करता है, वोल्टेज लीड द करंट और वाइस वर्सा, इसके बरक्स भी हो सकता है, करंट लीड करे या वोल्टेज। तो उस केस में आपके पास थीटा जो होगा वो 90 होगा और cos 90 हमारे पास 0 होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके पास cos थीटा है यही पावर फैक्टर है, यही डिसाइड करेगा कि पावर डेसिपेशन वहां पर है या नहीं है। अगर तो पावर फैक्टर आपके पास 0 आ जाता है, इसका मतलब वहां पर पावर डेसिपेशन नहीं होगी। अगर आपके पास पावर फैक्टर 1 आ जाता है तो इसका मतलब पावर डेसिपेशन वहां पे होगी। तो यही cos थीटा जो है ये पावर फैक्टर है जो हमें बताएगा कि वहां पावर फैक्टर 1 है या 0 है। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक था, पावर इन एसी। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, मैं हूं मोहम्मद इमरान आपके साथ स्कोप साइंस अकेडमी के साथ। डियर स्टूडेंट, इससे पहले हमने आरसी और आरएल सीरीज सर्किट पढ़ा था। तो आज हम देखेंगे कि अगर हम रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर इन तीनों को सीरीज में कनेक्ट कर दें तो फिर क्या होगा। तो बहुत सारी बातें यहाँ पर इंपॉर्टेंट बातें जो है वो डिस्कस होने वाली हैं। तो सीरीज रेजोनेंस सर्किट की तरफ जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन को टच करें। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो हमारे पास है आरएलसी सीरीज सर्किट या सीरीज रेजोनेंस सर्किट। तो डियर स्टूडेंट, यहां पर आपने रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर इन तीनों को सीरीज में कनेक्ट कर देना है। जैसे ये मैंने रजिस्टर, इसी तरह से यहां पर हमने कनेक्ट कर दिया है इंडक्टर और यहां हमने कनेक्ट कर दिया है कैपेसिटर। तो इस रजिस्टर को, इस इंडक्टर को और इसी तरह से इस कैपेसिटर को हमने एक अल्टरनेटिंग करंट सोर्स के साथ, एक एसी सोर्स के साथ सीरीज में कनेक्ट कर दिया है। अब डियर स्टूडेंट, जब हम इन तीनों को सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो हमने वन बाय वन एसी थ्रो रजिस्टर, एसी थ्रो कैपेसिटर, एसी थ्रो इंडक्टर ये पढ़ा था। और इसके साथ साथ हमने ये देखा था कि हमारे पास वोल्टेज और करंट में क्या फेज डिफरेंस है। अगर हम रजिस्टर की बात करते हैं तो क्या फेज डिफरेंस है, इंडक्टर में क्या है और रजिस्टर में, कैपेसिटर में क्या है। तो इसी तरह से हमने पढ़ा था कि अगर हम बात करते हैं रजिस्टर की, तो रजिस्टर के अंदर हमारे पास वोल्टेज और करंट दोनों हमारे पास क्या थे, इन फेज थे, इन फेज टू ईच अदर। इसी तरह से फिर हमने बात की थी कैपेसिटर की, तो हमने कहा था कि कैपेसिटर में करंट जो है वो लीड करता है और जो वोल्टेज है वो लैग करता है। इसी तरह से हमने बात की थी इंडक्टर की, और इंडक्टर में हमने कहा था कि वोल्टेज जो है वो लीड करता है और करंट जो है वो लैग करता है। तो ये हमारे पास रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर, इन तीनों के अंदर हमने जो फेज डिफरेंस था वो स्टडी किया था। अब हम देखते ये हैं कि अगर हमारे पास ये रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर, इन तीनों को हम एक एसी सोर्स के साथ, एक अल्टरनेटिंग करंट सोर्स के साथ कनेक्ट कर देंगे तो उससे फिर हमारे पास फेज डिफरेंस क्या होगा और कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो सामने आएंगी। तो डियर स्टूडेंट, हमारे पास ये जो अल्टरनेटिंग करंट सोर्स है, हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास जो रजिस्टर है, रजिस्टर के अंदर हमने रिलेशन पढ़ा था V इज इक्वल टू IR। तो हमने कहा था रजिस्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। रजिस्टर हमारे पास क्या है, ये इंडिपेंडेंट ऑफ एसी फ्रीक्वेंसी, एसी अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी पे ये डिपेंड नहीं करता। इसी तरह से हमने जब कैपेसिटर की बात की थी तो कैपेसिटर के अंदर यही रिलेशन हमने पढ़ा था
V इज इक्वल टू आई एक्स सी, लेकिन ये जो एक्स सी था ये आपके पास कैपेसिटिव रिएक्टेंस ये था 1/2πfc, तो ये फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। इसी तरह से जब हमने बात की इंडक्टर की, तो इंडक्टर के अंदर हमने कहा कि V इज इक्वल टू आई एक्स एल, और ये जो XL था ये भी हमारे पास 2πfL के बराबर था। तो दोनों ही अगर आप देखें तो एक दूसरे के बिल्कुल उलट है। आपके पास कैपेसिटर भी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है, और इंडक्टर जो है जिसकी अपोजिशन जो है वो भी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है। तो अगर बच्चों हम ग्राफ बनाते हैं, मतलब ये है कि अगर हम ग्राफ बनाते हैं किस किस के दरमियान, हम ग्राफ बनाते हैं करंट के दरमियान, और यहां पर हम ग्राफ बनाते हैं फ्रीक्वेंसी के दरमियान। तो फ्रीक्वेंसी और करंट की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें हम ये देखेंगे कि हमारे पास लो फ्रीक्वेंसी पे क्या होगा और हाई फ्रीक्वेंसी पे क्या होगा। तो डियर स्टूडेंट, पहले हम बात करते हैं लो फ्रीक्वेंसी। तो यही रिलेशन आपने माइंड में रखना है कि आपके पास जो XC है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी, और XL जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के, और रेजिस्टर जो है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता। तो पहले हम बात करते हैं लो फ्रीक्वेंसी कि हमने अल्टरनेटिंग करंट सोर्स जो है जो यहाँ RLC के साथ कनेक्ट किया है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, लो है। अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी लो है, फ्रीक्वेंसी कम है, तो फिर क्या होगा, XL जो है ये लेस देन होगा XC से। XL क्या होगा, XC से लेस देन होगा, सो कैपेसिटर डोमिनेट कर जाएगा क्रॉस इंडक्टर, कैपेसिटर डोमिनेट क्रॉस कैपेसिटर। तो कैपेसिटर इंडक्टर के मुकाबले में डोमिनेट कर जाएगा, और ये जो सर्किट है ये बन जाएगा सर्किट बिहेव एज RC सर्किट, RC सीरीज सर्किट। तो ये सर्किट हमारे पास क्या बन जाएगा, RC सीरीज सर्किट बन जाएगा। लो फ्रीक्वेंसी पर फ्रीक्वेंसी कम है, कैपेसिटर की अपोजिशन ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी कम है तो इंडक्टर की अपोजिशन बहुत कम है, मतलब इंडक्टर बिहेव जस्ट एज अ वायर। इंडक्टर जो है एक वायर की तरह बिहेव करेगा जब आपके पास लो फ्रीक्वेंसी होगी, लेकिन लो फ्रीक्वेंसी पर कैपेसिटर की अपोजिशन हाई होगी, क्योंकि कैपेसिटर की इंडक्टिव कैपेसिटिव रिएक्टेंस फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इस हिसाब से आपके पास लो फ्रीक्वेंसी पर XL जो है XC से कम होगा, कैपेसिटर डोमिनेट कर जाएगा, इंडक्टर जो है वो बिहेव करेगा एज अ सिंपल वायर और अपोजिशन ऑफर नहीं करेगा। तो इस केस में आपके पास ये सर्किट बन जाएगा एज अ RC सीरीज सर्किट, जो पीछे आप लोग पढ़ चुके हैं। इसी तरह से अब हम बात करते हैं हाई फ्रीक्वेंसी की। तो अगर हम बात करते हैं हाई फ्रीक्वेंसी की, अब हाई फ्रीक्वेंसी पे क्या होगा, हाई फ्रीक्वेंसी पर आपके पास फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, XL ज्यादा होगा, फ्रीक्वेंसी कम होगी, XC कम होगा, मतलब अब आपके पास XC लेस देन होगा XL से। अब आपके पास इंडक्टर डोमिनेट कर जाएगा, इंडक्टर डोमिनेट, इंडक्टर क्या कर जाएगा, इंडक्टर डोमिनेट कर जाएगा, और कैपेसिटर बिहेव करेगा एज अ वायर। जिस तरह से आपने एक सिंपल वायर लगाई है जिसकी अपोजिशन बहुत कम है, जैसे कि कॉपर वायर है, तो इसी तरह से XC लेस देन हो जाएगा आपके पास XL, इंडक्टर डोमिनेट कर जाएगा, और जो सर्किट बनेगा एंड सर्किट बिहेव एज RL सर्किट। तो सर्किट हमारे पास क्या बन जाएगा, SRL सर्किट बन जाएगा। मतलब ये है कि हाई फ्रीक्वेंसी पर इंडक्टर की इंडक्टिव रिएक्टेंस हाई होगी, कैपेसिटर की कैपेसिटिव रिएक्टेंस लो होगी। तो इसी तरह से आपके पास ये सर्किट बन जाएगा एज अ RL सीरीज सर्किट, जो कि आप इससे पहले पीछे पढ़ चुके हैं। तो इस तरह से ये सर्किट बिहेव करेगा एज अ लो फ्रीक्वेंसी पर RC और हाई फ्रीक्वेंसी पर RL। अब हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कैपेसिटर, इंडक्टर, रेजिस्टर तीनों ही काम करें एक वक्त में। तो हमें फिर इसके लिए कोई इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी देखनी पड़ेगी।
देखें हमारे पास जो इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो लो फ्रीक्वेंसी पर भी आपके पास क्या है, ये दोनों कैपेसिटर और रेजिस्टर यूज हो रहे हैं, और हाई फ्रीक्वेंसी पर रेजिस्टर और इंडक्टर ऑपरेट हो रहे हैं। तो अब हम आते हैं इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी। अब वो इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी क्या होगी, उसी को हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और इसी कंडीशन को हम रेजोनेंस कंडीशन का नाम देते हैं। सो एट रेजोनेंस, बल्कि रेजोनेंस की बात करने से पहले हम इनके दरमियान वेक्टर डायग्राम बनाते हैं। देखिए आपने कहा था कि कैपेसिटर में और इंडक्टर में, कैपेसिटर में और इंडक्टर में, इन तीनों में, अब क्योंकि तीनों सीरीज में कनेक्टेड है तो इसका मतलब वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, ये क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और तीनों में करंट हमारे पास सेम होगा। इसके क्रॉस भी आपके पास रूट मीन स्क्वायर करंट, इसके क्रॉस भी और इसके क्रॉस भी। अब हम बात करते हैं रेजिस्टर के अंदर वोल्टेज और जो करंट है हमारे पास, ये दोनों आपस में क्या है, इन फेज टू ईच अदर। ओके जी, तो यही आपके पास जो वेक्टर होगा ये रेजिस्टर का हो जाएगा। और जो आपके पास कैपेसिटर है, कैपेसिटर में करंट लीड करता है और वोल्टेज जो है वो क्या करता है, लैग करता है। ये VC आ जाएगा आपके पास, जो कि IXC के बराबर है। यही वेक्टर आपके पास XC का होगा। इसी तरह से इंडक्टर की अगर हम बात करते हैं तो इंडक्टर में वोल्टेज लीड करता है करंट से, तो यही वेक्टर आपके पास क्या होगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस का हो जाएगा। तो इस हिसाब से अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास लो फ्रीक्वेंसी पर ये क्या बन रहा है, RC सर्किट बन रहा है, और हाई फ्रीक्वेंसी पर ये RL सर्किट बन रहा है। तो क्यों ना हम एक ऐसी फ्रीक्वेंसी तलाश करें जिस पर आपके पास XL और XC बराबर हो जाएं, क्योंकि XL और XC वेक्टर डायग्राम के मुताबिक ये दोनों ही एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। अगर ये दोनों ऑपोजिट है, अगर इनकी वैल्यू सेम आ जाती है, हम कोई ऐसी फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं, कोई ऐसी इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी लेते हैं जिस फ्रीक्वेंसी पर आपके पास XL और XC का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाए, तो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ना ये RC सर्किट रहेगा, ना ये RL सर्किट रहेगा, बल्कि XL और XC एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और उसके बाद ये सिर्फ और सिर्फ एक रेजिस्टिव सर्किट बच जाएगा। ये बिल्कुल ऐसे सर्किट होगा जैसे आपने सर्किट में जस्ट एक रेजिस्टर लगाया हुआ है। सो एट इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी, तो व्हेन, जब आपके पास XL XC के बराबर हो जाएगा, व्हेन XL इज इक्वल टू XC, तो इस फ्रीक्वेंसी को हम कहेंगे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, इसको हम डिफाइन करते हैं, यहीं पे डिफाइन करते हैं फ्रीक्वेंसी एट विच, वो फ्रीक्वेंसी जहां पर XL is equal to XC, capacitive or inductive reactance both become equal, at which XL is equal to XC is called resonance frequency। इसे हम क्या नाम देंगे, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का नाम देंगे। सच कंडीशन, ऐसी जो आपके पास कंडीशन होगी, सच कंडीशन कॉल्ड रेजोनेंस कंडीशन, इसे हम क्या नाम देंगे, ऐसी कंडीशन को रेजोनेंस कंडीशन का नाम दिया जाएगा। तो बच्चों हमने देखा कि हमारे पास लो फ्रीक्वेंसी पर ये सर्किट बन रहा है RC, हाई फ्रीक्वेंसी पर ये सर्किट बन रहा है RL। तो हमने एक ऐसी इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी फाइंड की है, ऐसी इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी फाइंड की है जिसको हमने FR से रिप्रेजेंट किया है, मतलब कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, जहां पर ये जस्ट बिहेव एज अ रेजिस्टिव सर्किट। ये क्या बन रहा है, एक रेजिस्टिव सर्किट बन रहा है, क्योंकि जब इन दोनों का मैग्नीट्यूड आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, और ये आपके पास बच जाएगा जस्ट ओनली रेजिस्टिव सर्किट। ये सिर्फ आपके पास क्या बच जाएगा, रेजिस्टिव सर्किट बच जाएगा। अब पहले तीन पोजीशंस थी,
रजिस्टर की, कैपेसिटर की और इंडक्टर की। अब जस्ट रजिस्टर की अपोजिशन है, जिसकी वजह से हमारे पास जो करंट होगा आई नॉट, ये मैक्सिमम होगा, जो कि वी नॉट ओवर आर के बराबर होगा। करंट हमारे पास क्या होगा, मैक्सिमम, जो किसके बराबर होगा, वी नॉट ओवर आर। अब हम इस रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के लिए रिलेशन ड्राइव करते हैं कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जो है इसका क्या रिलेशन होगा। तो डियर स्टूडेंट, अभी हमने कहा कि रेजोनेंस पर हमारे पास एक्सएल एक्ससी के बराबर होता है। एक्सएल हमने पढ़ा है, ये ओमेगा एल के बराबर है, और एक्ससी 1 ओवर ओमेगा सी के बराबर है। हम इस ओमेगा को ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, और इस एल को सी के साथ ले जाएंगे तो एल सी हो गया। फिर बोथ साइड पर स्क्वायर रूट लेते हैं, इधर ओमेगा स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट लेंगे, इधर 1 ओवर एल सी के ऊपर स्क्वायर रूट लेंगे, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ओमेगा आ गया आपके पास 1 ओवर एल सी स्क्वायर रूट। ओमेगा इसके बराबर है। अब क्योंकि जो आपके पास ओमेगा है ये 2 पाई एफ के बराबर है, तो ओमेगा की बजाय हम लिखते हैं 2 पाई एफ, एफ के साथ आर लिख दें, तो ये आपके पास 1 ओवर एल सी स्क्वायर। या फिर आप यहां से रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की रिलेशन निकालें, 2 पाई को इधर ले आए तो ये बन गया 1 ओवर 2 पाई एल सी स्क्वायर रूट। तो ये है बच्चों आपके पास रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का रिलेशन। तो इस रिलेशन से आप रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमने रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन कर ली। अब हम रेजोनेंस कंडीशन पर, आपके पास ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आ गई। अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि हमने इसकी प्रॉपर्टीज को देखना है कि हमारे पास इस रेजोनेंस कंडीशन पर ये सर्किट कौन कौन सी प्रॉपर्टीज शो करेगा। तो डियर स्टूडेंट, अब हम आते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की तरफ, इसको रेज कर देते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी तो आपके पास ये है कि रेजोनेंस कंडीशन पर एट रेजोनेंस, तो रेजोनेंस पर आपके पास जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है वो आपके पास क्या है, दैट एफ इज इक्वल टू 1 ओवर 2 पाई एल सी स्क्वायर रूट। ये आपके पास आ गई रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। अब इसके बाद रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं इंपीडेंस की। देखें आपके पास यहां पर जो इंपीडेंस है ये जस्ट सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टर की वजह से है। इंपीडेंस रेजिस्टर की वजह से क्यों है, क्योंकि इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोथ कैंसिल ईच अदर्स। दोनों ने एक दूसरे को क्या कर दिया है, कैंसिल कर दिया है। तो आपके पास जो इंपीडेंस है दैट इज इक्वल टू आर। ओनली रेजिस्टिव इंपीडेंस क्या होगा, जस्ट रेजिस्टिव होगा। अब अगर हम बच्चों रेजिस्टर की बात करते हैं तो रेजिस्टर के अंदर वोल्टेज और करंट ये दोनों क्या होते हैं, इन फेज होते हैं। सो इसका मतलब अगर इंपीडेंस जो है ये रेजिस्टेंस के बराबर है देन तो उस केस में वोल्टेज एंड करंट आर इन फेज टू ईच अदर। तो बोथ आर इन फेज टू ईच अदर। अगर दोनों इन फेज हैं इसका मतलब ये होगा कि आपके पास थीटा क्या होगा, 0 होगा। अब जब आपके पास थीटा 0 है, हम यहां पर पावर फैक्टर की बात करते हैं तो पावर फैक्टर किसके बराबर था, कॉस ऑफ थीटा की। तो अब हम कॉस थीटा की बजाय कॉस 0 लिखेंगे और कॉस 0 हमारे पास 1 के बराबर होगा। तो दूसरी प्रॉपर्टी आपके पास क्या है, तो दूसरी प्रॉपर्टी में आप बताएंगे कि इंपीडेंस हमारे पास जो है वो रेजिस्टेंस की वजह से है। सर्किट अब रेजिस्टिव है। अगर सर्किट रेजिस्टिव है तो इसमें वोल्टेज और करंट बोथ आर इन फेज टू ईच अदर। अगर वोल्टेज और करंट दोनों एक दूसरे के हिसाब से इन फेज हैं, थीटा हमारे पास 0 होगा और पावर फैक्टर हमारे पास 1 के बराबर होगा। अब ये दूसरी प्रॉपर्टी थी इसकी। तीसरी प्रॉपर्टी बच्चों हमारे पास ये है, अब क्योंकि इंपीडेंस आपके पास क्या है, सिर्फ रेजिस्टिव है। इंपीडेंस क्या है, सिर्फ रेजिस्टिव। तो इसका मतलब ये है कि इंपीडेंस आपके पास मिनिमम है।
इंपीडेंस क्या है आपके पास, मिनिमम। तीसरे नंबर पे इंपीडेंस जो है वो आपके पास क्या है, मिनिमम है। इंपीडेंस इज मिनिमम, इंपीडेंस क्या है आपके पास, मिनिमम है, और दैट इज इक्वल टू आर। ये जो मिनिमम इंपीडेंस है वो भी किसकी वजह से है, उस रजिस्टर की वजह से है जो हम यूज कर रहे हैं। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर आपके पास इंपीडेंस कम से कम होगा जो कि उस रजिस्टर के बराबर होगा। ये हमारे पास थी इसकी तीसरी प्रॉपर्टी। अब चौथी प्रॉपर्टी आपके पास वो ये है कि सोर्स वोल्टेज का एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है। फोर्थ नंबर पर एज सोर्स वोल्टेज का एम्पलीट्यूड इज कांस्टेंट। सोर्स वोल्टेज का एम्पलीट्यूड क्या है हमारे पास, कांस्टेंट है, जिसको हमने क्या किससे रिप्रेजेंट किया हुआ है, V नॉट से रिप्रेजेंट किया हुआ है। अगर आपके पास सोर्स वोल्टेज का एम्पलीट्यूड V नॉट है तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी करंट इज मैक्सिमम। करंट आपके पास क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो सोर्स वोल्टेज का एम्पलीट्यूड V नॉट है, करंट आपके पास मैक्सिमम है, और वो मैक्सिमम करंट I नॉट ये किसके बराबर है, V नॉट ओवर R। यहां पर Z नहीं लिखेंगे क्योंकि अब इंपीडेंस जस्ट जो है वो रेजिस्टेंस की वजह से। तो सोर्स वोल्टेज का अगर एम्पलीट्यूड आपके पास कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये होगा कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर करंट मैक्सिमम होगा और मैक्सिमम करंट का एम्पलीट्यूड V नॉट ओवर R के बराबर होगा जो कि I नॉट है। ये बच्चों आपके पास थी इसकी चौथी प्रॉपर्टी। इसके बाद हम बात करते हैं पांचवी प्रॉपर्टी पे। पांचवी प्रॉपर्टी, अब बच्चों दोनों ही आपके पास कैपेसिटर और इंडक्टर, कैपेसिटर एंड इंडक्टर बोथ आर एनर्जी स्टोरिंग डिवाइसेस। कैपेसिटर के अंदर चार्ज स्टोर होने की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस बिल्ड होता है। इंडक्टर के अंदर करंट के चेंज होने की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होता है जो कि वोल्टेज है। अब आपके पास जो सोर्स वोल्टेज होगा, सोर्स वोल्टेज के मुकाबले में वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर ये ग्रेटर होगा। तो पांचवी जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो यही है कि आपके पास जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर एंड कैपेसिटर, इंडक्टर और कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है ये क्या है, ग्रेटर है। किससे ग्रेटर है, ग्रेटर देन सोर्स वोल्टेज। तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर ये भी सोर्स वोल्टेज से ग्रेटर होगा, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर ये भी सोर्स वोल्टेज से ग्रेटर होगा। तो क्योंकि दोनों ही आपके पास क्या है, एनर्जी स्टोरिंग डिवाइसेस हैं, इसका मतलब ये है कि वोल्टेज कैपेसिटर में जितना पोटेंशियल डिफरेंस उसमें मौजूद है वो भी ड्रॉप होगा और जो सोर्स वोल्टेज है वो भी ड्रॉप होंगे। इंडक्टर के अंदर जो बैक ईएमएफ की वजह से वोल्टेज इंड्यूस हुआ है वो भी ड्रॉप होगा और सोर्स वोल्टेज वाला भी ड्रॉप होगा। इसीलिए हम कहते हैं कि वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर और इंडक्टर ये दोनों ही सोर्स वोल्टेज से क्या होंगे, ज्यादा होंगे। तो ये है बच्चों आपके पास आरएलसी सीरीज सर्किट की प्रॉपर्टीज। तो पहली प्रॉपर्टी आपके पास रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आ गई। दूसरी प्रॉपर्टी में आपने कहा कि इंपीडेंस, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर इंपीडेंस कम से कम होगी, वोल्टेज करंट इन फेज है, पावर फैक्टर हमारे पास 1 के बराबर होगा। इंपीडेंस मिनिमम है क्यों, और वो किसके बराबर है, वो रेजिस्टर के बराबर है। और सोर्स वोल्टेज का क्योंकि एम्पलीट्यूड हमारे पास कांस्टेंट है जो कि V नॉट के बराबर है, इसी हिसाब से जो आपके पास रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर मैक्सिमम करंट होगा वो V नॉट ओवर R के बराबर होगा। क्योंकि दोनों के अंदर ही वोल्टेज मौजूद होते हैं, कैपेसिटर भी पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से चार्ज प्रोड्यूस होते हैं, उसमें चार्ज स्टोर होने की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होता है, और इंडक्टर के अंदर भी करंट के चेंज होने की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो दोनों के
में मौजूद होता है वोल्टेज, इसीलिए दोनों के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो सोर्स वोल्टेज से ज्यादा होता है। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारे पास आरएलसी सीरीज सर्किट या सीरीज रेजोनेंस सर्किट। तो डियर स्टूडेंट, चलते हैं हम पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। तो सबसे पहले हम इस पैरेलल रेजोनेंस सर्किट की डायग्राम बनाते हैं। तो इसमें हमें चाहिए है एक इंडक्टर और दूसरा हमें चाहिए है एक कैपेसिटर। तो ये हमने एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर को क्या किया है, पैरेलल प्लेस कर दिया, और इन दोनों को, इंडक्टर और कैपेसिटर को, अल्टरनेटिंग करंट सोर्स के साथ हमने पैरेलल कनेक्ट कर दिया। तो डियर स्टूडेंट, हम जानते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर हमारे पास जो वोल्टेज है, इस इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज और कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज होगा वो सेम होगा। जो चीज डिफरेंट होगी वो आपके पास करंट होगी। तो कैपेसिटर के क्रॉस करंट जो है ये आपके पास होगा V और XC, और इंडक्टर के क्रॉस जो करंट होगा वो आपके पास होगा V और XL। तो दोनों करंट्स आपके पास मौजूद हैं। अगर बच्चों हम इस इंडक्टर की बात करते हैं तो हमने कहा था कि इंडक्टर हमारे पास एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा कंपोनेंट है जिसकी सेल्फ इंडक्टेंस बहुत ज्यादा होती है और नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस होती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये इंडक्टर जो है इट ऑफर वेरी स्मॉल नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, तो ये रेजिस्टेंस भी ऑफर करेगा। तो डियर स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं इनकी फेज डायग्राम की और फाइंड करते हैं रेजोनेंस कंडीशन। देखिए हमारे पास उसी तरह से यहां पर जो आपके पास करंट क्रॉस इंडक्टर और करंट क्रॉस कैपेसिटर, इन दोनों की बात करते हैं। तो अब आपके पास दोनों में जो चीज कॉमन है, जो चीज सेम है, और वो है वोल्टेज। इसका मतलब ये है कि हमने वोल्टेज को हॉरिजॉन्टल ड्रा करेंगे हम। ये हमारे पास आ गया वोल्टेज का वेक्टर, रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज का वेक्टर। और इसी तरह से यहां पर हम ड्रा करेंगे करंट क्रॉस कैपेसिटर, क्योंकि कैपेसिटर के अंदर जो करंट है वो क्या करता है, लीड करता है। और यहां हम ड्रा करेंगे करंट क्रॉस इंडक्टर, क्योंकि इंडक्टर के अंदर करंट लैग करता है। तो इस तरह से हमने इनकी जो वेक्टर डायग्राम बनाई है, तो उस वेक्टर डायग्राम के मुताबिक हमारे पास करंट क्रॉस इंडक्टर, करंट क्रॉस कैपेसिटर, इन दोनों को अगर हम देखें तो कैपेसिटर का करंट वोल्टेज से लीड कर रहा है और इंडक्टर का करंट वोल्टेज से लैग कर रहा है। तो वो जो हमने अलग-अलग एसी थ्रो कैपेसिटर, एसी थ्रो इंडक्टर पढ़ा था, तो ये बात वहां हमने डिस्कस कर ली है। अब जो बात ये है कि दोनों ही करंट्स, जैसे आपके पास अगर हम यहां पर लिखते हैं IC करंट अक्रॉस कैपेसिटर दैट इज इक्वल टू V ओवर, इधर आपके पास है XC जो था ये किसके बराबर था, 1 ओवर ओमेगा C, या इसको आप लिख सकते हैं IC इज इक्वल टू ओमेगा C इंटू V। और ओमेगा किसके बराबर है आपके पास, ओमेगा आपके पास बराबर है 2 पाई f, और ये आ गया C इंटू V। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास इस अल्टरनेटिंग करंट सोर्स की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतना ही ज्यादा इस कैपेसिटर में से करंट फ्लो करेगा। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं इंडक्टर की, ये हमारे पास कैपेसिटर था, तो इंडक्टर के अंदर आपके पास है IL इज इक्वल टू V ओवर XL की बजाय हम लिखते हैं ओमेगा L, और जो ओमेगा है ये हमारे पास किसके बराबर है, 2 पाई f के बराबर है, तो 2 पाई f L। सो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो करंट क्रॉस इंडक्टर है ये है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो इन दोनों केसेस के अंदर हम कहते हैं एट हाई फ्रीक्वेंसी, एट लो फ्रीक्वेंसी। तो जब हम लो फ्रीक्वेंसी रखेंगे, जब इंडक्टर और कैपेसिटर को पैरेलल जोड़ने पर आपने फ्रीक्वेंसी कम रखी, तो फ्रीक्वेंसी कम रखने से क्या होगा, इंडक्टर में से ज्यादा करंट फ्लो करेगा और कैपेसिटर में से करंट कम फ्लो करेगा। सो करंट अक्रॉस इंडक्टर इज ग्रेटर देन करंट अक्रॉस कैपेसिटर। इसी तरह से अगर हम बात कर लेते हैं एट हाई फ्रीक्वेंसी,
अगर हम बात करते हैं हाई फ्रीक्वेंसी की, तो हाई फ्रीक्वेंसी में क्या होगा, हाई फ्रीक्वेंसी के अंदर कैपेसिटर में से करंट ज्यादा फ्लो करेगा और इंडक्टर में से करंट जो है वो कम करंट फ्लो करेगा। लेकिन हम एक ऐसी कंडीशन फाइंड करना चाह रहे हैं जिस कंडीशन पर हमारे पास कैपेसिटर और इंडक्टर इन दोनों के क्रॉस करंट इक्वल हो जाए। क्या हो जाए, करंट इक्वल हो जाए। क्योंकि हमने देखा कि लो फ्रीक्वेंसी पर इंडक्टर में से करंट ज्यादा फ्लो करता है, हाई फ्रीक्वेंसी में कैपेसिटर में से करंट ज्यादा फ्लो करता है। तो हम वो इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे और वो इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी क्या होगी, उसी फ्रीक्वेंसी को हमने रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहना है। So at intermediate frequency फाइंड करते हैं जहां पर जहां हमारे पास क्या हो, करंट क्रॉस कैपेसिटर एंड करंट क्रॉस इंडक्टर, ये क्या हो जाए आपके पास, ये बराबर हो जाए। और या फिर आप इसको यूं लिखेंगे और XC इज इक्वल टू XL, XC किसके बराबर हो जाए, XL के बराबर हो जाए। तो जब ये दोनों अपोजिशंस इक्वल हो जाएंगी, क्योंकि ये दोनों अपोजिशंस ही फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट हैं, तो जब आपके पास दोनों अपोजिशंस इक्वल हो जाएंगी, XL और XC इक्वल हो जाएंगी, तो इन दोनों के क्रॉस जो करंट होगा, करंट क्रॉस कैपेसिटर, करंट क्रॉस इंडक्टर, ये भी इक्वल हो जाएगा। सो एट इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी एट विच XC is equal to XL या IC is equal to IL, तो क्या होगा, कॉल्ड रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। इसे क्या कहेंगे हम, कॉल्ड रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। इसका हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का नाम देंगे F, R से रिप्रेजेंट करेंगे। उसी तरह से आपके पास XC जो है 1 ओवर ओमेगा C के बराबर है, XL आपके पास ओमेगा L के बराबर है। तो ओमेगा को एक साइड पे ले जाएं, ये बन गया आपके पास ओमेगा स्क्वायर, और ये जो LC है 1 ओवर LC हो गया। इसी तरह से फिर ओमेगा दोनों तरफ आपने स्क्वायर रूट ले लिया, इधर भी स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर भी स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट खत्म, तो ओमेगा इज इक्वल टू 1 ओवर LC स्क्वायर रूट आ गया। और ओमेगा किसके बराबर है, 2 पाई f, तो ये 1 ओवर LC स्क्वायर रूट, या फिर आपके पास रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी 1 ओवर 2 पाई LC स्क्वायर रूट के बराबर है। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी किसके बराबर आ गई, वही रिलेशन आपके पास आ गया रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का जो आपने सीरीज के अंदर पढ़ा था। अब बच्चों अगली जो बात है वो ये है कि क्योंकि हमारे पास इंडक्टर और कैपेसिटर इन दोनों के क्रॉस करंट इक्वल है, लेकिन अगर आप देखें तो ये दोनों आपस में क्या है, ऑपोजिट भी है, 180 का फेज डिफरेंस है। तो आप लिखेंगे कि आपके पास करंट क्रॉस इंडक्टर एंड करंट क्रॉस कैपेसिटर आर इक्वल, सो एंड ऑपोजिट टू ईच अदर, ऑपोजिट टू ईच अदर। अब करंट इक्वल भी है और एक दूसरे के लिहाज से ऑपोजिट भी है। जब इक्वल है और ऑपोजिट है, इसका मतलब सो कैंसल ईच अदर, तो ये दोनों करंट्स क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसल करेंगे, और सो नो करंट पास थ्रू सर्किट। तो जिसकी वजह से क्या होगा, सर्किट में से करंट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि इन दोनों ने एक दूसरे को क्या कर दिया है, कैंसल कर दिया है। सो नो करंट पास थ्रू इंडक्टर। लेकिन हमने कहा था कि इंडक्टर ये कुछ रेजिस्टेंस भी ऑफर करता है, तो इसका मतलब ये होगा कि वेयर वेरी स्मॉल करंट पास थ्रू द रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर, तो वो जो इंडक्टर की नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस है उसमें से थोड़ा सा करंट फ्लो करेगा। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास है LC पैरेलल सर्किट और इससे रिलेटेड कुछ बातें। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज की तरफ आते हैं कि हमारे पास इस LC सर्किट की प्रॉपर्टीज क्या हैं। तो जिस तरह से आपके पास सीरीज
रेजोनेंस सर्किट में आपने रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी फाइंड की, इसी तरह से इसमें भी आपने रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी फाइंड की है। तो प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि एट रेजोनेंस, रेजोनेंस पर आपके पास जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है ये है 1/2 पाई एल सी स्क्वायर रूट। पहली प्रॉपर्टी आपके पास रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या है 1/2 पाई एल सी। ओके जी। अब जो देखिए करंट जो है वो मिनिमम है, इस सर्किट में से जो करंट फ्लो कर रहा है वो मिनिमम है। इसका मतलब ये होगा एट रेजोनेंस, रेजोनेंस पर हमारे पास जो करंट है ये क्या है, मिनिमम है। करंट क्या हो गया, मिनिमम। अब करंट और इंपीडेंस के दरमियान जो रिलेशन है वो क्या है, ऑपोजिट है। इसका मतलब अगर करंट मिनिमम है तो इसकी जो इंपीडेंस है, इंपीडेंस क्या होगी हमारे पास, मैक्सिमम होगी। इंपीडेंस क्या होगी, मैक्सिमम। अब तीसरे नंबर पे, दूसरे नंबर पे रेजोनेंस कंडीशन पर करंट मिनिमम है और रेजोनेंस क्या है, रेजोनेंस इंपीडेंस आपके पास मैक्सिमम है। इसके बाद हम आते हैं अगले प्रॉपर्टी की तरफ, और वो ये है आपके पास कि क्योंकि रेजोनेंस कंडीशन पर करंट मिनिमम इंपीडेंस मैक्सिमम है और सर्किट बिहेव करता है एज अ रेजिस्टिव। सर्किट कौन सा है आपके पास, रेजिस्टिव। सर्किट इज रेजिस्टिव। अगर सर्किट रेजिस्टिव है सो वोल्टेज एंड करंट आर इन फेज, वोल्टेज और करंट क्या है, एक दूसरे के हिसाब से इन फेज है। अगर दोनों इन फेज हैं तो इनके दरमियान जो एंगल है थीटा है वो क्या है, जीरो, क्योंकि रेजिस्टेंस के केस में वोल्टेज और करंट ये इन फेज होती हैं, और अगर इन फेज होती हैं तो हम यहां पर लिखेंगे कॉज ऑफ जीरो। कॉस जीरो किसके बराबर होगा, 1 की। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो पावर फैक्टर है वो क्या है, वो 1 है। ये तीसरी प्रॉपर्टी कि सर्किट आपके पास रेजिस्टिव है। सर्किट रेजिस्टिव है तो वोल्टेज और करंट इन फेज होंगे। वोल्टेज और करंट अगर इन फेज हैं तो इसका मतलब ये होगा कि पावर फैक्टर हमारे पास किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। अब अच्छा हमने देखा कि जब आपके पास लो फ्रीक्वेंसी थी, जब आपके पास लो फ्रीक्वेंसी थी, हम यहां पर ग्राफ बनाते हैं। यहां पर आपके पास एक्स एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी आ गया और वाई एक्सिस पर आपके पास आ गया करंट। तो आपने देखा कि लो फ्रीक्वेंसी पर इंडक्टर में से मैक्सिमम, कैपेसिटर में से जो है वो मिनिमम और इंडक्टर में से मैक्सिमम करंट फ्लो कर रहा था, और हाई फ्रीक्वेंसी पर हमारे पास ज्यादा से ज्यादा करंट जो था वो किस में से फ्लो कर रहा था, कैपेसिटर में से, और लो फ्रीक्वेंसी पर करंट फ्लो कर रहा था इंडक्टर में से। तो हमने क्या किया, हमने एक ऐसी इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी फाइंड की जहां पर इन दोनों करंट्स ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, और ये वो थोड़ा सा करंट है जो उस रेजिस्टेंस की वजह से फ्लो कर रहा है। ये कहां पर आपने फाइंड किया है, ये ऐसी फ्रीक्वेंसी जिसे हमने क्या नाम दिया, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का नाम दिया। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर आपके पास करंट हुआ मिनिमम ड्यू टू रेजिस्टिव सर्किट, और इंपीडेंस हुई आपके पास मैक्सिमम। तो इस हिसाब से अगर हम बात करते हैं ब्रांच करंट की, तो आपके पास करंट क्रॉस कैपेसिटर एंड करंट क्रॉस इंडक्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर, क्योंकि ये दोनों की क्रॉस जो करंट डेसिपेशन है वो ज्यादा होगी, क्योंकि कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग का करंट और इंडक्टर जब इंड्यूस होता है तो उसका भी इंड्यूस करंट, ये दोनों भी एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि करंट क्रॉस कैपेसिटर एंड करंट क्रॉस इंडक्टर इज क्या होगा, ये ग्रेटर होगा। किससे ग्रेटर होगा, ग्रेटर देन सोर्स वोल्टेज। तो ये सोर्स वोल्टेज से ग्रेटर होगा। तो इस हिसाब से हमारे पास ये पैरेलल रेजोनेंस सर्किट की प्रॉपर्टीज, जैसे आपने पहली प्रॉपर्टी में कहा कि रेजोनेंस कंडीशन पर फ्रीक्वेंसी 1/2 पाई एल सी स्क्वायर रूट के बराबर होगा। रेजोनेंस पर करंट हमारे पास मिनिमम है क्योंकि इंपीडेंस हमारे पास क्या है, मैक्सिमम है। फिर आपने कहा सर्किट क्योंकि रेजिस्टिव है इसीलिए वोल्टेज और करंट इन फेज होंगे, जिससे पावर फैक्टर हमारे पास
1 आता है। इसके बाद आपने कहा कि हमारे पास क्योंकि कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों ही एनर्जी स्टोरिंग डिवाइसेस हैं, तो इस हिसाब से क्या होगा कि दोनों के क्रॉस जो करंट है, करंट अक्रॉस कैपेसिटर, करंट अक्रॉस इंडक्टर, ये सोर्स करंट से ज्यादा होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जनरेशन क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस तरह से जनरेट होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की ट्रांसमिशन क्या है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रिसीव कैसे किया जा सकता है, रिसेप्शन कैसे की जा सकती है। अब इस टॉपिक के 3 अहम हिस्से हैं जिसमें आपने 1 बाय 1 इन 3 पार्ट्स को डिस्कस करना है। जैसे पहला पार्ट आपके पास है, पहले आप ये डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट कैसे होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस तरह से प्रोड्यूस होगी। दूसरा, इसको स्पेस के अंदर किस तरह से ट्रांसमिट किया जाएगा, और तीसरा ये कि इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम किस तरह से अपने रेडियो टीवी सेट पर किस तरह से रिसीव कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, यहां पर सबसे पहले हम बात करते हैं जनरेशन की। जनरेशन किस तरह से होती है। देखिए, हमने पढ़ा था कि हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करने के लिए जो सबसे अहम जरूरी बात है वो है टू एक्सेलरेट चार्ज। टू एक्सेलरेट चार्ज, हम चार्ज को एक्सेलरेट करवाएंगे। जब चार्ज एक्सेलरेट करेगा तो इसकी एक्सेलरेशन से, चार्ज की एक्सेलरेशन से क्या होगा, हमारे पास इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज की वजह से एक ऐसी वेव प्रोड्यूस होगी जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या ईएम वेव से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका मतलब इसकी जनरेशन बहुत आसान है कि अगर हम किसी चार्ज को किसी भी अल्टरनेटिंग सोर्स के साथ एक्सेलरेट करवाएंगे तो चार्ज की एक्सेलरेशन से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा, और उस चेंजिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से स्पेस के अंदर एक ऐसी वेव प्रोड्यूस होगी जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नाम देंगे, जिसको ट्रांसमिट करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होगी। डियर स्टूडेंट, इसकी वजह यह थी कि हमने पढ़ा पहले नंबर पे, चार्ज अगर हमारे पास रेस्ट में है, चार्ज एट रेस्ट, अगर चार्ज हमारे पास रेस्ट में है, जैसे कि ये हमने एक पॉजिटिव चार्ज कंसीडर कर लिया, ये अगर रेस्ट में है तो इट प्रोड्यूस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट। ये सिर्फ और सिर्फ क्या काम करेगा, अपने अराउंड जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये प्रोड्यूस करेगा, और हमें तो चाहिए है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों। तो यहां पर ये जो चार्ज एट रेस्ट ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस नहीं कर सकता। दूसरे नंबर पर अगर चार्ज यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, चार्ज मूविंग एट यूनिफॉर्म वेलोसिटी, चार्ज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर कोई चार्ज यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो उस यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ वो जो मूविंग चार्ज होगा इट प्रोड्यूस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो हमें तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स चाहिए, तो इसमें तो मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, और अगर इसमें है तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट। तो इसका मतलब ना तो स्टैटिक चार्ज की मदद से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट कर सकते हैं, ना ही हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करते हुए चार्ज से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करने के लिए फिर हमने चार्ज को किया है एक्सेलरेट। जब वो चार्ज एक्सेलरेट करेगा, जब वो चार्ज वेरिएबल वेलोसिटी के साथ मूव करेगा, तो उसकी मोशन की वजह से चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, और चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यूं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज से एक ऐसी हमारे पास वेव प्रोड्यूस होती है, ऐसी हमारे पास वेव प्रोड्यूस होती है जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेक्टर्स जो है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेक्टर्स, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेव, ये दोनों आपके पास इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा एक दूसरे के ऑर्थोगोनल, हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर मूव करते हैं, और इनकी जो मोशन होती है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन की हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो डायरेक्शन ऑफ चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर टू
डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो डियर स्टूडेंट, पहला था स्टेप ये कि चार्ज को एक्सेलरेट किया जाए, कैसे चार्ज की मदद से किस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस की जाती है। दूसरी तरफ आते हैं जनरेशन के बाद, अब हम आते हैं ट्रांसमिशन की तरफ। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को किस तरह से ट्रांसमिट किया जाएगा स्पेस के अंदर। दूसरे नंबर पे अब हम आते हैं ट्रांसमिशन की तरफ कि हाउ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसमिट इन स्पेस। तो डियर स्टूडेंट, इसके लिए हमें चाहिए होती है एक वायर। जैसे कि हम ये एक वायर कंसीडर कर लेते हैं कि ये हमारे पास एक वायर है जिसके अंदर हमने चार्जेस को एक्सेलरेट करवाना है। अब इस वायर को आपने क्या किया हुआ है, इस वायर को आपने कनेक्ट किया हुआ है किसकी मदद से, आपने स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की मदद से यहां पर इस वायर को आपने कनेक्ट किया है एक अल्टरनेटिंग करंट सोर्स के साथ। ये आपके पास आ गया एक अल्टरनेटिंग करंट सोर्स। तो डियर स्टूडेंट, आपके पास ये जो अल्टरनेटिंग करंट सोर्स है, सपोज कर लेते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 88 मेगाहर्ट्ज। इसकी फ्रीक्वेंसी है 88 मेगाहर्ट्ज। तो जब आप इस वायर को 88 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी सोर्स के साथ जोड़ेंगे तो इस वायर में चार्जेस 88 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से एक्सेलरेट करेंगे और उनकी इस एक्सेलरेशन से इस एंटीना की मदद से, इस वायर की मदद से एक वेव प्रोड्यूस होगी जो कि स्पेस के अंदर प्रोपागेट करना स्टार्ट कर देगी। अब डियर स्टूडेंट, अगली बात वो ये है कि ये जो आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। तो आपने ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करने के लिए यहां वायर के साथ जिस एसी सोर्स को कनेक्ट किया है उसकी फ्रीक्वेंसी ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी होगी। मतलब कि आपने ये जो एसी सोर्स इस्तेमाल किया इसकी 88 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी थी, तो ये जो आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इसकी फ्रीक्वेंसी भी 88 मेगाहर्ट्ज ही होगी। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो स्पेस के अंदर ट्रांसमिट होगी उसकी फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है कि उस वायर को आपने जिस अल्टरनेटिंग सोर्स के साथ कनेक्ट किया है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। तो ये बच्चों आपके पास ये जो वायर हम यूज कर रहे हैं इसे कहा जाता है ट्रांसमिटिंग एंटीना। ये आपके पास ट्रांसमिटिंग एंटीना है और ट्रांसमिटिंग एंटीना एक्चुअली आपके पास एक वायर होती है जिसे आप एक अल्टरनेटिंग करंट सोर्स के साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो ये डियर स्टूडेंट ट्रांसमिशन थी। अब ये जो आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये स्पेस के अंदर फैल जाएगी, हर तरफ प्रोपागेट करेगी, क्योंकि इसे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। ट्रांसमिशन के बाद अब हम आते हैं अगले टॉपिक की तरफ और वो है हमारे पास रिसेप्शन। अब डियर स्टूडेंट, रिसेप्शन का मतलब होता है रिसीव। अब रिसीव करने के लिए भी हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिसीव करने के लिए हम एक वायर को यूज करेंगे और इस वायर को इसको कहा जाता है रिसीविंग एंटीना। ये हमारे पास रिसीविंग एंटीना है। ये जो रिसीविंग एंटीना है ये एक वायर के साथ साथ, इस तरह से ये हमारे पास एक वायर आ गई, एक वायर के साथ साथ ये कंसिस्ट करता है एक एलसी सर्किट पर, एक ऑसिलेटर सर्किट पर, एक कैपेसिटर और इंडक्टर पर। तो ये हमारे पास रिसीविंग एंटीना आ गया। अब इस रिसीविंग एंटीना के अंदर एक आपके पास कैपेसिटर है और एक आपके पास इंडक्टर है, और जो कैपेसिटर है वो हमारे पास है वेरिएबल। कैपेसिटर कौन सा है हमारे पास, वेरिएबल कैपेसिटर। अगर ये वेरिएबल कैपेसिटर है इसका मतलब इसकी कैपेसिटेंस चेंज होगी। ये हमारे पास क्या है, ये आपके पास इंडक्टर है, जबकि इंडक्टर की इंडक्टेंस जो है वो कांस्टेंट रहेगी। अब बात ये है कि हमारे पास ये जो वायर है, ये जो हम एक तार इस्तेमाल कर रहे हैं रिसीविंग एंटीना के तौर पे, क्या इस रिसीविंग एंटीना पर सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी आएगी? तो हमारे पास तो बहुत सारे रेडियो चैनल्स हैं, बहुत सारे टीवी चैनल्स हैं,
तो होगा ये कि बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ये आकर इस वायर के साथ टकराएंगी, और ये सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब वायर के साथ टकराएंगी तो वायर में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन है, ये वायर में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेगा, ये इन बहुत सारी फ्रीक्वेंसी की वजह से एक्सेलरेट करेगा। जब बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी के साथ एक्सेलरेट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की फ्रीक्वेंसी जो है वो बहुत ज्यादा होगी। लेकिन बात ये है कि उस मूविंग चार्ज की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होने की वजह यही है कि बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उस वायर पर इंसिडेंट हो रही हैं, और वो सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की हैं उस चार्ज को एक्सेलरेट कराने का बायस बन रही हैं। अब हमने जो फ्रीक्वेंसी ट्यून करनी है, हमें तो चाहिए है 88 मेगाहर्ट्ज। अगर हम 88 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी ट्यून करना चाहते हैं तो फिर यहां पर तो बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट हो रही हैं, तो उसके लिए फिर हम यूज करते हैं इस वेरिएबल कैपेसिटर को, क्योंकि वेरिएबल कैपेसिटर का जो काम है वो हमारे पास क्या है। डियर स्टूडेंट, वेरिएबल कैपेसिटर की मदद से हम कैपेसिटेंस को चेंज करते हैं। वी नो दैट, आपने पढ़ा था, आपने जो सीरीज और पैरेलल रेजोनेंस सर्किट था उसमें पढ़ा था कि आपके पास रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल टू 1/2 पाई LC स्क्वायर रूट के बराबर होती है। अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी इसके बराबर होती है तो आप 88 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को ट्यून करना चाहते हैं। ट्यून का मतलब है आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके रेडियो सेट पर 88 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की ट्रांसमिशन आए। तो उसके लिए फिर आपको करना यह पड़ेगा कि यहां से आप कैपेसिटेंस को चेंज करेंगे जिससे फ्रीक्वेंसी भी चेंज होगी। अब कैपेसिटेंस को आपने इस तरह से चेंज करना है कि आपके इस एलसी सर्किट की फ्रीक्वेंसी और जो रेडियो स्टेशन से आने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी आपस में इक्वल हो जाए। जब हमारे इस एलसी सर्किट की फ्रीक्वेंसी, रेडियो सेट की फ्रीक्वेंसी और रेडियो स्टेशन से आने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी इक्वल हो जाएगी तो ऐसी कंडीशन को हम रेजोनेंस कंडीशन कहते हैं, और इसी स्टेट को बोला जाता है कि रेडियो सेट इज सेड टू बी ट्यून, कि रेडियो सेट ट्यून हो गया है। हमने एक खास फ्रीक्वेंसी का रेडियो चैनल अपने रेडियो सेट पर सिलेक्ट कर लिया है, इसी को ट्यूनिंग का नाम दिया जाता है। यह तभी पॉसिबल होगा जब आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, रेडियो स्टेशन से आने वाली रेडियो वेव और आपके रेडियो सेट या एलसी सर्किट की जो फ्रीक्वेंसी है ये आपस में मैच कर दे। तो डियर स्टूडेंट, कब रेजोनेंस होगी? व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ, जब हमारे पास व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसमिटिंग from radio station becomes equal to frequency of LC सर्किट या फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो सेट। तो रेडियो सेट में मौजूद एलसी सर्किट या रेडियो सेट के साथ जब फ्रीक्वेंसी मैच कर जाएगी इसको हम बोलेंगे ट्यूनिंग, और उस सूरत में क्या होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की मदद से रेडियो स्टेशन से आने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमारे रेडियो सेट पे रिसीव होगी और फिर हम वो सारी ट्रांसमिशन सुन सकते हैं। अगर तो रेडियो सेट है तो ट्रांसमिशन सुन सकते हैं, और अगर हमारे पास टीवी है तो हम देख और सुन सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारा टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मॉड्यूलेशन। तो मॉड्यूलेशन के अंदर हमारे पास दो टाइप्स की वेव होती हैं। एक हमारे पास होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जैसा कि हम एग्जांपल देते हैं कि हमारे पास रेडियो वेव है। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या
रेडियो वेव को एक और नाम भी दिया जाता है और वो कहा जाता है इसको कैरियर वेव का। ये हमारे पास कौन सी वेव है? कैरियर वेव। दूसरा जो होता है हमारे पास वो है हमारी ऑडियो वीडियो सिग्नल। वो है आपके पास लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल। लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल जैसा कि है ऑडियो सिग्नल या वीडियो सिग्नल। तो ऑडियो वीडियो सिग्नल हो गए। अब ये जो आपके पास लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है इसे हम एक और नाम भी देते हैं और वो हमारे पास उसे कहा जाता है मॉड्यूलेशन सिग्नल। मॉड्यूलेशन सिग्नल का भी इसको नाम दिया जाता है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मॉड्यूलेशन हमारे पास क्या है, मॉड्यूलेशन किसे कहते हैं, मॉड्यूलेशन की डेफिनेशन करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, हमने क्या करना है कि इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को आपस में मिलाना है। इसे कैरियर वेव क्यों कहा जाता है? जिस तरह से कैरियर का मतलब क्या होता है? उठा के ले जाने वाला। तो इस वेव ने इस सिग्नल को, लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को रेडियो या टीवी स्टेशन से उठा के व्यूअर्स या लिसनर तक लेकर जाना है। तो डियर स्टूडेंट, तो मॉड्यूलेशन हमारे पास क्या है? प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग, इन दोनों को मिक्स करने का प्रोसेस है। प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग ऑफ लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल जैसा कि हमारे पास है ऑडियो सिग्नल विद हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव जैसा कि हमारे पास कैरियर वेव है। तो इन दोनों की जो मिक्सिंग है, लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल, ऑडियो सिग्नल, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल, कैरियर वेव, इन दोनों की मिक्सिंग, इन दोनों के कंबाइन करने के प्रोसेस को क्या नाम दिया जाता है? मॉड्यूलेशन का नाम दिया जाता है। ये स्टूडेंट, हमारे पास जो मॉड्यूलेशन है ये दो तरह की है। उस मॉड्यूलेशन की तरफ आने से पहले दोबारा हम वही बात करते हैं कि हमारे पास जो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल है, जो आपके पास हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल जैसा कि रेडियो वेव है, आल्सो नोन एज कैरियर वेव। इसे हम कैरियर वेव का भी नाम देते हैं। यहां पर हम कैरियर वेव बनाते हैं, जैसे कि हमारे पास ये एक कैरियर वेव है, एक हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो ये हमारे पास एक हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ गई और यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही हमारे पास कैरियर वेव है। इसी तरह से हमारे पास जो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है, लो फ्रीक्वेंसी वेव या लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल नॉन एज, इसे क्या कहा जाता है? नॉन एज मॉड्यूलेशन सिग्नल, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। ये वो सिग्नल है जिसको हमने मॉड्यूलेट करना है, जैसा कि आपके पास ये एक लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है। तो इन दोनों की मिक्सिंग, इन दोनों को इकट्ठा करना, इन दोनों को कंबाइन करना, ताकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस ऑडियो सिग्नल को कैरी करे और व्यूअर्स या लिसनर तक पहुंचाए, ऐसे प्रोसेस को ही मॉड्यूलेशन कहा जाता है। अब डियर स्टूडेंट, मॉड्यूलेशन हम दो तरह से कर सकते हैं, एक तो फ्रीक्वेंसी की मदद से और दूसरा एम्पलीट्यूड की मदद से। मतलब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, इन दोनों को वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास मॉड्यूलेशन की दो टाइप्स हैं। मॉड्यूलेशन की हमारे पास कितनी टाइप्स हैं? दो टाइप्स हैं। पहले हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास एक है, पहली है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और दूसरी हमारे पास है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन
और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो पहले हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या है, तो इसको पहले डिफाइन करेंगे। इसकी डेफिनेशन हम इस तरह से करते हैं, टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन, टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन in which amplitude of carrier wave increase or decrease. Amplitude of carrier wave increase or decrease as the amplitude of superposing modulating signal। ये जो सुपरपोजिंग मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, सुपरपोजिंग मॉड्यूलेटिंग सिग्नल इंक्रीज और डिक्रीज। अब बच्चों इसमें ये देखें कि यहां डेफिनेशन के अंदर हमने कहा है कि ये ऐसी टाइप है जिसमें आपके पास एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव, जो आपके पास कैरियर वेव है उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, या तो इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा। अब कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड इंक्रीज और डिक्रीज क्यों होगा, उसकी वजह यह है कि आपके पास जो सुपरपोजिंग मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है इसका एम्पलीट्यूड क्योंकि इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, तो जैसे ही आपके पास जो कैरियर वेव है उसका तो एम्पलीट्यूड में कोई चेंज नहीं आना चाहिए था। ये हमारे पास आ गई एक कैरियर वेव, ये हमारे पास आ गई एक कैरियर वेव, और इसी तरह से दूसरी हमारे पास आ गई सुपरपोजिंग मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। ये हमारे पास एक सुपरपोजिंग मॉड्यूलेटिंग सिग्नल आ गया, ये सुपरपोजिंग मॉड्यूलेटिंग सिग्नल आ गया। अब जब इन दोनों को हम मिक्स करेंगे, इन दोनों को हम कंबाइन करेंगे, तो कंबाइन करने से हमारे पास जो रिजल्टेंट मॉड्यूलेटिंग वेव आती है वो कुछ हमारे पास इस किस्म की आती है, वो हमारे पास कुछ इस किस्म की आती है। अब इसमें देखें कि शुरू में आपके पास एम्पलीट्यूड कम था, फिर एम्पलीट्यूड बढ़ना शुरू हो गया, बढ़ता बढ़ता यहाँ पर मैक्सिमम हो गया, फिर एम्पलीट्यूड इस रिजल्टेंट वेव का कम होना शुरू हुआ, कम होते 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 यहाँ पर बहुत कम हो गया, फिर एम्पलीट्यूड जो है वो बढ़ना शुरू हुआ, बढ़ते बढ़ते यहाँ मैक्सिमम, फिर कम होना शुरू हो गया। तो ये जो आपके पास रिजल्टेंट मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, रिजल्टेंट मॉड्यूलेटिंग वेव जो है, इसके एम्पलीट्यूड में इंक्रीज या डिक्रीज क्यों हो रहा है कि शुरू में आप देखें कि आपके पास जो आइडियो सिग्नल है या सुपरपोजिंग मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की जो एम्पलीट्यूड है शुरू में कम है, फिर बढ़ गया, फिर कम हो गया, फिर बढ़ गया, फिर कम हो गया। तो जो आपके पास कैरियर वेव है, इस कैरियर वेव के एम्पलीट्यूड में उसी तरह से तब्दीली आएगी जिस तरह से इस सुपरपोजिंग मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के एम्पलीट्यूड में चेंज आएगा। तो इसीलिए हम इस टाइप को एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का नाम देते हैं कि हमारे पास कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड इंक्रीज या डिक्रीज होगा जिस तरह से इस सुपरपोजिंग मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड इंक्रीज या डिक्रीज होगा। अब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के अंदर, इस एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में हमारे पास जो रेंज है, फ्रीक्वेंसी रेंज, हमारे पास एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो है आपके पास 540 किलोहर्ट्ज से 540 किलोहर्ट्ज से 1600 किलोहर्ट्ज, 1600 किलोहर्ट्ज। ये बच्चों इसकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज है 540 किलोहर्ट्ज से 1600 किलोहर्ट्ज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की फ्रीक्वेंसी रेंज। दूसरा बच्चों इसका जो बेनिफिट कह दें या इसकी प्रॉपर्टी कह दें कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जो है ये ट्रांसमिट होती है लार्ज रेंज, इसकी
लार्ज रेंज है, लार्ज रेंज, इसकी रेंज बहुत ज्यादा होती है। लार्ज रेंज, ये बहुत दूर दूर तक जो है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन AM को भेजा जा सकता है। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन या फिर ये जो AM है, इसकी रेंज बहुत ज्यादा होती है ट्रांसमिशन की, कि इसको बहुत दूर तक ट्रांसमिट किया जा सकता है। लेकिन इसका एक नुकसान भी है, और नुकसान हमारे पास ये है कि इसकी लो क्वालिटी ट्रांसमिशन होती है। लो क्वालिटी ट्रांसमिशन, लो क्वालिटी ट्रांसमिशन, लो क्वालिटी ट्रांसमिशन, इसमें जैसे जैसे इसको हम लॉन्ग डिस्टेंस पर बेचते जाएंगे वैसे वैसे इसकी क्वालिटी कम होती जाएगी और इसकी ट्रांसमिशन के अंदर डिस्टॉर्शन प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसमें ये तीन इसकी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। एक इसका फ्रीक्वेंसी रेंज 540 किलोहर्ट्ज से 1600 किलोहर्ट्ज, और दूसरा आपके पास इसकी रेंज बहुत ज्यादा होती है, दूर दराज के इलाकों तक इसकी ट्रांसमिशन पॉसिबल है। लेकिन इसकी जो क्वालिटी ट्रांसमिशन है, साउंड की जो क्वालिटी है वो क्लियर नहीं होती, उसमें डिस्टॉर्शन होती है। तो ये यूं समझ लें कि इसका डिसएडवांटेज है। तो इसके बाद हम आते हैं, ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन था। अब इसकी दूसरी टाइप की तरफ आते हैं और वो हमारे पास है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। अब देखते हैं कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में क्या होगा। अब इधर भी आपके पास इसकी डेफिनेशन करते हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर वेव, यहां फ्रीक्वेंसी में चेंज आएगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर वेव, frequency of carrier wave increase or decrease as the amplitude of superposing modulating signal इंक्रीज और डिक्रीज। अब इसमें बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपके पास ये है कैरियर वेव और ये है हमारे पास ऑडियो वेव। ये आपके पास आ गई कैरियर वेव और ये आपके पास लो फ्रीक्वेंसी ऑडियो सिग्नल, या इसको आप ये कह रहे हैं कि ये आपके पास सुपरपोजिंग मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है। अब इन दोनों को हमने आपस में सुपर इम्पोज करना है, आपस में इन दोनों को कंबाइन करना है। अब इनकी कॉम्बिनेशन किस तरह से होगी, देखें। शुरू में आपके पास एम्पलीट्यूड कम है, शुरू में आपके पास एम्पलीट्यूड कम है, तो जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल होगी, जो रिजल्टेंट वेव आपके पास होगा, उसका शुरू में फ्रीक्वेंसी कम होगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी में अब जो चेंज आना है, इस कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी में जो चेंज आना है वो इस ऑडियो सिग्नल के एम्पलीट्यूड के चेंज की वजह से है। तो अगर हम यहां पर एक रिजल्टेंट वेव बनाते हैं तो इस तरह से बनाएंगे कि शुरू में आपके पास रिजल्टेंट वेव ये होगी, यहां पर इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा हो गया, तो जहां इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा फ्रीक्वेंसी वहां ज्यादा होगी। फिर आपके पास एम्पलीट्यूड कम हो गया, जिससे मॉड्यूलेटिंग या रिजल्टेंट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी फिर कम हो जाएगी, यहां फिर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है तो उससे फ्रीक्वेंसी फिर से बढ़ जाएगी इस रिजल्टेंट वेव की, और लास्ट में फिर से आपके पास एम्पलीट्यूड कम तो फ्रीक्वेंसी कम। तो डियर स्टूडेंट, ये वो इंटरवल्स हैं, यहां पर और यहां पर आपके पास फ्रीक्वेंसी हाई है, जबकि यहां इस जगह पर, इस जगह पर और इस जगह पर इधर हमारे पास फ्रीक्वेंसी लो है। तो हाई फ्रीक्वेंसी को हम H से रिप्रेजेंट करते हैं, इस हाई फ्रीक्वेंसी को हम H से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपके पास हाई फ्रीक्वेंसी है, और जो लो फ्रीक्वेंसी है इसको हम L से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे हम L से रिप्रेजेंट करेंगे। और जहां पर इसकी फ्रीक्वेंसी नॉर्मल होगी, जहां पर इसकी फ्रीक्वेंसी नॉर्मल होगी, उसे हम इस तरह से F नॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमने देखा डियर स्टूडेंट
कि हमारे पास जो कैरियर वेव की जो फ्रीक्वेंसी है उसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर तो कांस्टेंट थी, लेकिन जब इसको आपने सुपरपोजिंग सिग्नल के साथ मॉड्यूलेट किया तो जो आपके पास रिजल्टेंट वेव आई उसकी फ्रीक्वेंसी में जो चेंज आ रहा है वो इस ऑडियो सिग्नल के एम्पलीट्यूड के चेंज की वजह से आ रहा है। तो इस टाइप की मॉड्यूलेशन को हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन कहते हैं, जिसमें फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर वेव इंक्रीज और डिक्रीज as the amplitude of superposing modulating signal increase or decrease। तो इसके इस सिग्नल के एम्पलीट्यूड के कम या ज्यादा होने से कैरियर वेव के फ्रीक्वेंसी में चेंज आएगा। अब ये स्टूडेंट हम इसके भी कुछ पॉइंट्स, इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं कि हमारे पास ये जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसकी रेंज की बात करते हैं कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन ये 88 मेगाहर्ट्ज से 108 मेगाहर्ट्ज तक इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज है। तो 88 मेगाहर्ट्ज से 108 मेगाहर्ट्ज तक इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज हो जाती है। अब दूसरी इसकी जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि हाई क्वालिटी ट्रांसमिशन, हाई क्वालिटी ट्रांसमिशन, इसकी जो ट्रांसमिशन क्वालिटी है वो एएम के मुकाबले में बहुत अच्छी होती है। वैसे भी अक्सर वो लोग जो एएम सुनते हैं और एफएम सुनते हैं तो वो बड़ा क्लियर डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जो एफएम की ट्रांसमिशन है वो बड़ी क्लियर आ रही होती है, जबकि एएम की ट्रांसमिशन के अंदर डिस्टॉर्शन होता है। अब इसकी दो प्रॉपर्टीज हैं, एक आपके पास इसकी 88 टू 108 मेगाहर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज आ गई, दूसरा हाई क्वालिटी ट्रांसमिशन है। अगर इसका फायदा है तो इसका डिसएडवांटेज हमें क्या है? तीसरा पॉइंट ये है कि शॉर्ट रेंज, अब इसकी रेंज जो है वो कम होती है, जबकि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की रेंज ज्यादा होती है, इसकी रेंज कम होती है। उसकी क्वालिटी लो है, इसकी क्वालिटी हाई है, ट्रांसमिशन क्वालिटी इसकी हाई है। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारे पास मॉड्यूलेशन और उसकी दो टाइप, फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। बहुत शुक्रिया।